हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिसेंट में जो आरपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 के आंसर की को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इससे भी पहले हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें जो आरपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें जो जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था जिसमें स्पेशली राजस्थान की जीके पूछी गई थी, उस पेपर से रिलेटेड भी वीडियो हमने अपने चैनल पर पोस्ट किया। आप जाकर के उसके आंसर की को भी चेक कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर काफ़ी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से चेकआउट करने के बाद ही पोस्ट किए जाते हैं और तभी बताया जाता है, इसलिए चैनल की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। इस वजह से दोस्तों आप यहाँ पे बताए हुए सजेस्टेड आंसर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर 1 है उसके बारे में अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप इन क्ले सॉइल मे बी एस्टिमेटेड यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर है 1। ठीक है, इसका आंसर 1 है दोस्तों। आप चेक कर सकते हो, आप मैच कर सकते हो इसको अपने नोट्स में भी। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था कोहेजन इन सोइल। ठीक है, तो इसका आंसर जो था ये था, फर्स्ट डिक्रीजेस एक्टिव प्रेशर एंड इंक्रीजेस पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों रिटेनिंग वॉल का जो चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स में, वहाँ पे आपको इसके आंसर जो है एग्जैक्टली यही लाइन जो है आपको बीसी पुनिया नाम से सॉइल मैकेनिक्स की बुक चलती है, आप उसमें देख करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग को लेकर के, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी थी। सूटेबल कंडीशंस, फाउंडेशंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप देख सकते हो, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे जो है मैचिंग करनी थी। और इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो 3rd नंबर का ऑप्शन है जिसमें 4213। ठीक है, ये 3rd नंबर का ऑप्शन सही आंसर है, जिसमें इस क्वेश्चन में जो है मैच करवाना था फुटिंग, पाइल्स, राफ्ट और वेल्स और पायर्स को। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को देख सकते हो, रीड कर सकते हो अच्छे से। अभी कुछ टाइम बाद ही आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है आरएसएम एसएसबी का एग्जाम, उसमें भी जो जूनियर इंजीनियर का पेपर होगा वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो खास बात है इन पेपर्स में, इस पेपर में दोस्तों जो सिविल इंजीनियरिंग 1 का ये आरपीएससी टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर का पेपर हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज से डायरेक्टली उठाए गए हैं इस पेपर में। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज के टाइम पे जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन या तो गेट के या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के, आप उनको सॉल्व करके जरूर जाएं। स्पेशली आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर सॉल्व करके जाएं जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, अ सैम्पलिंग ट्यूब विद अ कटिंग एज इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सैंपल्स। द सैम्पलिंग ट्यूब हैज द फॉलोइंग डायमीटर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सॉइल एक्सप्लोरेशन करके एक चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें जो है एरिया रेशियो नाम से एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, DW माइनस DC² मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, अब दोस्तों इसका आंसर याद करने का भी मैं एक तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। चूंकि यहाँ पे जो है एरिया रेशियो की बात हो रही है, तो एरिया रेशियो जो है यहाँ पे DW और DC लिया गया है। ठीक है, तो एरिया रेशियो हमेशा जो है ये आउटर कटिंग एज को लेकर के ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आउटर कटिंग एज का जो आउटर डायमीटर होता है वो बहुत एक्सटेंडेड होता है। जब आप उसका डायग्राम देखोगे, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, लेकिन उसका मैक्सिमम जो डायमीटर होता है वो DW ही होता है और जो मिनिमम डायमीटर होता है वो DC होता है। ठीक है, DC जो इनर डायमीटर है कटिंग एज का, तो ये उसका जो उसके बेसिस पे जो है ये फॉर्मूला बनता है। तो ये पहला ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन, द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ रिजिड फुटिंग ऑन अ कोहेजनलेस सॉइल वुड बी। तो दोस्तों अगर आपने अपनी पढ़ाई ठीक से की हुई होगी तो आपको ध्यान होगा कि जो है ये पैराबोलिक टाइप का एक कर्व बनता है। ठीक है, और ये सैंडी सॉइल के ऊपर जब भी फुटिंग लोड अप्लाई किया जाता है, तो फुटिंग फाउंडेशन जो भी है अप्लाई की जाती है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो बिल्कुल पैराबोलिक बनता है। जो एजेस पे जो 0 और मैक्सिमम होता है सेंटर पे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ शेयर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सॉइल सैंपल एट फेलियर। द रेशियो ऑफ σ1 माइनस σ3 डिवाइडेड बाई 2 टू σ1 प्लस σ3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यूनिटी। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो है
इसका आंसर है फोर्थ नंबर, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। मैं इसका थोड़ा रीजन लॉजिक भी बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख करके नहीं बता पाऊंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि इसका पर्पस जो है मेनली आपको आंसर की जो है उसके बारे में बताना है, रादर देन प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे। बट मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि जब आप इसको डिवाइड करोगे ना इनका रेशो, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 होगा। और सिग्मा 3 जब आप उसको 0 के बराबर रखते हो तो आपको पता होगा सिग्मा 3 की वैल्यू जो 0 होती है वो होती है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान होगा। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू यूनिटी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का। उसमें जो दे रखा है एन इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एफर्ट विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन है इसका आंसर, डिक्रीज इन द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड इंक्रीज इन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? अगर आपने वो ग्राफ पढ़ा होगा जो कि गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट का जो ग्राफ होता है, तो उसमें आपको पता होगा कि किस तरह से कि एक पैराबोला सा कर्व होता है जो पहले तो ऊपर जाता है और फिर नीचे डाउन आता है। जिस तरह से ये हैंड का सिग्नल सिंबल है, आप इसको देख करके समझ सकते हो कि ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो ये जो है डिक्रीज होने लगता है। अगर कॉम्पैक्शन इफेक्ट बढ़ाया जाता है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट घटता है, ठीक है, एंड इंक्रीज होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आप जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन हो नेक्स्ट पेपर्स के लिए तैयार रखें, क्योंकि आज के टाइम पे जो जूनियर इंजीनियर के पेपर कंडक्ट हो रहे हैं या असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर कंडक्ट होते हैं, उन सब में जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो अब बढ़ गया है, अपग्रेड हो गया है। और वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे प्रीवियस जो ईयर में पूछे गए इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है या गेट एग्जाम है, उससे कोरिलेटेड आते हैं या फिर वो डायरेक्ट ही आ जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 1700 kg पर मीटर क्यूब, सो दैट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज 2.55, द वॉइड रेशो। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ये बहुत सिंपल सा सॉइल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, जिसका हम यूज करके जो ई है वॉइड रेशो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो वैल्यू 0.5 आएगी। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। तो 9th नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ इन अ सॉइल सैंपल the void ratio in the loosest state is 0.7 and the void ratio in the densest state is 0.3 है, तो the natural void ratio of the deposit is 0.5, so density index will be। तो दोस्तों ये density index जो है इसके ऊपर जनरली काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक जूनियर इंजीनियरिंग टाइप के एग्जाम में। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ई मैक्स माइनस का ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के बेसिस पे इसका आंसर निकल के आता है। ये 3rd नंबर का ऑप्शन है, ये 0.5 आंसर है इसका। आपको ये ध्यान रखना है, ये बॉक्स में जो 3rd नंबर है ये 3rd नंबर का 0.5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एन ओवर ड्राइड सॉइल वेइंग 400 ग्राम्स is placed in a pygnometer which is then completely filled with water. The total weight of the pygnometer with water and soil inside is 2000 grams है। तो दोस्तों ये सिचुएशन दे रखी है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई थी। एक्चुअली ये एक स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने का ही टेस्ट होता है। और इसका आंसर जो है दोस्तों ये 3rd ऑप्शन है 2.0, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की, ठीक है। इसका आंसर आप जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वेट ऑफ आपको पता होगा ड्राई सॉइल टू दैट ऑफ वेट ऑफ वाटर, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैंने फॉर्मूला आपको इन जनरल टर्म्स में बता दिया है, इससे आपको आसानी होगी कि जो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो काफ़ी ऑथेंटिक है। अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आंसर में कोई चेंज या वेरिएशन होता है तो ऐसे कमेंट को हम हाईलाइट कर देंगे ताकि वो टॉप पे लिस्ट हो जाए, ताकि दूसरों को भी उसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, फॉर अ सॉइल सैंपल D10 इज 0.25 mm एंड D60 इज 1 mm, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है CU का, D60/D10 होता है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों एक कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी होता है सॉइल मैकेनिक्स में, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे फ्यूचर में, तो आप उसका ध्यान रखें। और इनके जो फॉर्मूला है कई बार वो भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर है 2nd नंबर का, ये 4.0 जो है ये आंसर है इसका, ठीक है, 11th का। 12th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं हम, मैच सुटेबल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिस्ट 1 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल लिस्ट 2। तो यहाँ पे आपको देख रखा है, एक तरफ तो सॉइल्स बता रखी है, दूसरी तरफ उसका टेस्ट बता रखा है। तो ये मैच द फॉलोइंग है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब जो एक तरीके से कोहेजनलेस सॉइल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है पिग्नोमीटर मेथड,
ठीक है। तो इस तरीके से, और कोहेसिव सॉइल के लिए डेंसिटी बॉटल मेथड यूज होता है, और ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए भी डेंसिटी बॉटल मेथड होगा। यहाँ पे जो है दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो कोहेसिव सॉइल है अगर उसका केरोसिन के साथ में टेस्ट जब होता है ना, तब वो पिक्नोमीटर मेथड में भी यूज की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग आंसर सेकंड नंबर होना चाहिए, तो 211 इसका आंसर है। ठीक है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 13th नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने कि पोर वाटर इज फ्री ऑफ सॉइल अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्टेटमेंट 1 तो ये दे रखा है, और स्टेटमेंट 2 में जो है एब्जॉर्ब्ड वाटर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट है इन व्यू ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट। तो इसमें जो है, इसमें दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पे करेक्ट है, और इसमें पोर वाटर इज फ्री होता है ऑफ सॉइल अट्रैक्टिव फोर्सेस से। आप अपने बुक्स में भी चेक कर सकते हो इस चीज को। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी वाटर क्या होता है और स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के अलग अलग पीएसयू एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं आपसे किसी दूसरी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग के पेपर होंगे वहाँ पे छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, लेकिन वो हमको पता नहीं होता है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन से ही इस तरीके से हमको समझ आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अदर एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी वही मैच द फॉलोइंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये दे रखा है सैंड को कंपेयर करना है सैंड, सिल्ट, क्ले। तो इसमें जो है इसकी सीयू साइज जो होती है दोस्तों आपको पता होगा, इनकी एक साइज होती है, क्ले की साइज की रेंज होती है, सिल्ट की होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है 3, 2, 1। ठीक है, तो क्ले जो है उसकी साइज रेंज जो होती है, सी का जो है दोस्तों आंसर है पहला, क्योंकि इसमें दोस्तों जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है क्ले के अंदर, लेकिन जो सिल्ट होती है ना वो नॉन प्लास्टिक और स्लाइटली प्लास्टिक होती है, जबकि सैंड जो होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है 4.75 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक उसकी साइज रेंज होती है। अगर हम 4.75 से ऊपर चल जाते हैं तो ग्रेवल टाइप की सॉइल हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अदर एग्जाम्स में भी हो सकता है ग्रेवल करके भी ऑप्शन आ जाए आपके सामने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, असर्शन ए दे रखा है, स्टेटमेंट ये है कि ग्रेवल्स आर हाईली परमिएबल वाइल स्टिफ क्ले इज द लीस्ट परमिएबल। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये बताना है, और इसके अलावा इसका जो रीजन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है क्या उससे, रीजन क्या अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये चीज़ बतानी है हमको। तो मटेरियल हैविंग कंटिन्यूस वॉइड्स इज कॉल्ड परमिएबल। तो ये जो रीजन है, इसमें जो रीजन दिया गया है वो इस तरह से, अब बात आती है कि जो इसका आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर का। तो दोस्तों इसका रीजन जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है पोरस प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, जो एक अच्छा परमिएबल सॉइल होती है उसमें पोरस प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, जिसके बारे में इसने बताया नहीं हुआ है। ठीक है, तो अ मटेरियल हैविंग कंटिन्यूअस वॉइड्स इज कॉल्ड परमिएबल। इसके अलावा वो पोरस भी होता है मटेरियल। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड नंबर का ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, 16th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया इफ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 500 ml पास्ड डाउन इन 600 seconds, so under an effective constant head of 500 mm from a soil sample 60 mm in height and 5000 mm square क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है हमको, वो भी mm पर सेकंड में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी कांस्टेंट हेड जब सिचुएशन होती है। ठीक है, आपने दो टेस्ट पढ़े होंगे, एक फॉलिंग हेड टेस्ट पढ़ा होगा, एक कांस्टेंट हेड टेस्ट पढ़ा होगा। तो कांस्टेंट हेड टेस्ट में Q = KIA ये फॉर्मूला होता है। तो I को हम जो है कैपिटल H/L से डिनोट करते हैं। तो उस तरीके से वैल्यूज आप जब पुट करोगे तो आंसर इसका 2 × 10⁻⁻5 आना चाहिए। पहला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है और चेक करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव प्रेशर ऑफ सॉइल। ठीक है, इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इफेक्टिव प्रेशर की बात की गई है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में है आपको बताया हुआ है टोटल जो प्रेशर है वो दिया हुआ है और पोर वाटर प्रेशर दिया हुआ है। आप सबको पता होगा कि इफेक्टिव प्रेशर को हम सिग्मा डैश से जो है डिनोट करते हैं। सिग्मा डैश = सिग्मा माइनस यू होता है। तो सिग्मा माइनस यू मतलब 0.19 माइनस 0.06 करना था। इसका आंसर फोर्थ था ऑप्शन, 0.13 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, फॉर अ होमोजीनियस अर्थ डैम 52 मीटर हाई एंड 2 मीटर फ्री बोर्ड है, तो अ फ्लो नेट वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दिए हुए हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, आप याद रखें। यहाँ पे Q = जो होता है KHNF/ND होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल टू दैट ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स होता है। अब आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करोगे तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, जो कि 5 × 10⁻⁻4 है।
ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19th नंबर क्वेश्चन है, असर्शन ए है और इसका रीजन दिया हुआ है, इन क्विकसैंड फिनोमिना अ कोहेजनलेस सॉइल लूजेस ऑल इट्स shear strength and the soil particles have a tendency to move up in the direction of flow, और रीजन है if the seepage pressure becomes equal to pressure due to submerged weight of the soil so the effective pressure is reduced to zero। तो बात ये है कि दोस्तों ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। आप इस क्वेश्चन को देखें अच्छे से और फिर सोचें, पोज करके सोचें। इसका आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, जो सेकंड है, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसके असर्शन का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट 20th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और इसमें भी मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है। ये एक, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ। ये जो अभी आरपीएससी का जो टेक्निकल एजुकेशन का पेपर हुआ है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पुराने प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर से उठा करके लिए गए हैं। तो आपको एक वो भी आइडिया लगता है कि किस तरह से ट्रेंड अब चेंज होता जा रहा है। अब वो ट्रेंड नहीं रहा है कि गुप्ता एंड गुप्ता पर जो है बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा सके, या जो दूसरी अदर मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल होती हैं, जो भी लोकल टाइप के पब्लिकेशन से बुक्स पब्लिश होती हैं, वो इतनी रिलीवेंट नहीं है जितना रिलीवेंट पुराने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन हर दिन बढ़ता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं पेपर। तो वो टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने पुराने प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर अगर सॉल्व नहीं किए होंगे तो आपको टफ लगेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें मैच द फॉलोइंग की बात हो रही है। ये 20th नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है थर्ड नंबर का ऑप्शन है 1, 3 और 2। तो इसमें जो है दोस्तों बताया गया है shear strength ऑफ प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले, ठीक है। तो ये इसका जो है फर्स्ट आंसर होगा, आप देख सकते हो। और बी का जो है थर्ड से आप मैच कर सकते हो, क्योंकि ये कोहेजनलेस सॉइल की बात कर रहा है और यहाँ पे इंटरग्रेनुलर जो है फ्रिक्शन अलोन होता है, ठीक है। ये सॉइल मैकेनिक्स का एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर थर्ड होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आप ध्यान रखें, 1, 3 और 2। इसको आप बाद में भी देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को पॉज करके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जो है 10 मंथ होगा। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये है यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। और आप सॉइल मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, TV = CV × T/D², ठीक है। जिसमें पहला वाला जो फेज होगा, जब आप इनका रेशो लोगे TV1/TV2 = CV × T/D², ठीक है। अपॉन में भी इसी तरह से CV × T/D²। दूसरे वाले सेक्शन के लिए लोगे आप, तो अल्टीमेटली ये होगा कि डेप्थ तो सेम ही दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ सेम हो जाती है, सैंपल की जो डेप्थ है वो तो सेम है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसका आंसर जो है बहुत सिंपल है, 10 मंथ आ जाएगा, 10 मंथ आ जाएगा, ठीक है। 4th नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, 22वें नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो इसमें द पैरामीटर C and 5 कैन बी determined from the geometry of the graph obtained by plotting shear stress at failure against normal stress, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो और सेकंड नंबर का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 4th नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पे 4th बताया गया है, जो 4th है, दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पे। और यहाँ पे बताया गया है कि C and 5 कैन वेरी विद ड्रेनेज कंडीशन ऑफ द टेस्ट। तो दोस्तों ये भी एक सही स्टेटमेंट ही है, ठीक है। जब आप अपने क्वेश्चन करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कि जब ड्रेनेज कंडीशन चेंज हो जाती है, तो हम जब C और 5 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि डिफरेंट टेस्ट होता है, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट और कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, ठीक है। तो दोनों के केसेस में जो है C और 5 की वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है पॉज करके भी देख लें, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इन कनेक्शन विद ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। इसका आंसर है 4th ऑप्शन है। इसका आंसर, इसमें सेकंड ऑप्शन ही, ये सेकंड पॉइंट जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ होती है ऑफ स्पेसिमेन की वो 2 टाइम्स होती है उसके डायमीटर की, जबकि यहाँ पे 3.5 टाइम्स बोल रखा है। तो इसका आंसर जो है 1 and 3 आर ट्रू है और 2 इज इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, ये 4th नंबर का ऑप्शन है, यही सही है, इसका आंसर है ये। यहाँ पे जो बॉक्स में बता रखे हैं वही आंसर है एग्जैक्ट। इसके बाद 24th नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। कूलम्स थ्योरी वेज थ्योरी से रिलेटेड है ये। तो इसमें जो है दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। इन द केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर द स्लाइडिंग वेज मूव्स डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑन अ स्लिप सरफेस रिलेटिव टू द इंटैक्ट बैकफिल, ठीक है। इन द केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर द स्लाइडिंग वेज मूव्स अपवर्ड एंड इनवर्ड। दोस्तों जब आप BC पुनिया की बुक खोलोगे, जो सॉइल मैकेनिक्स की बुक है, तो उसमें आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखे हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस पर कोई डाउट ही नहीं बनता है कि इसका कुछ और आंसर होगा, ठीक है। तो ये पहले नंबर का ही ऑप्शन है इसका, ये फर्स्ट नंबर है यहाँ पे बॉक्स में भी दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 25th नंबर का क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ करके बताना है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन एन एक्टिव स्टेट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 इज वर्टिकल एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये आप काफ़ी इजीली ये जज कर सकते थे इसका आंसर। इसका आंसर है सेकंड नंबर का ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ फिर से अगेन मैच द फॉलोइंग है, जिसमें लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। इसमें कुछ टेस्ट है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने कॉम्पैक्शन चैप्टर जो है सॉइल मैकेनिक्स में उसको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो होता है उसको लेबोरेटरी में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन मेथड से, ठीक है, वो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। जबकि न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स जो होते हैं और स्मूथ व्हील रोलर्स होते हैं, ये फील्ड पे होने वाले टेस्ट है। ये फील्ड पे जो मेथड है अप्लाई किया जाता है, तो फील्ड कॉम्पैक्शन मेथड ही है। ठीक है, तो ये 26 का आंसर जो है, इसका आंसर होगा 4th नंबर का ऑप्शन 211। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं 27th। इसमें बोला है जनरल शेयर फेलियर के बारे में। आपको तरजाकी की थ्योरी पता होगी, तो तरजाकी की थ्योरी का अजम्पशन भी जो है जनरल शेयर फेलियर ही है। ठीक है, तो उसमें कंसिडर करके चलते हैं हम सॉइल को जो है एज ए जनरल शेयर फेलियर की कंडीशन में। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा QF इज इक्वल टू CNC प्लस गामा DAF NQ प्लस 0.5 गामा BN गामा। ठीक है, तो ये जो है थर्ड ऑप्शन ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पे। ये अब हमारा जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक सेक्शन है, उस पर आ गया हम। तो उससे क्वेश्चन आया है 28 नंबर में। इसमें पूछा गया टोटल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है। तो मैं जो है एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है ऐसे सोल्व करने की भी बता देता हूँ। इसमें 3 इसको जो है, जो ये इसमें फ्रेम दे रखा है आपको, इस फ्रेम को ब्रेक करना होता है और ब्रेक करने के बाद इसके 6 कट हो जाते हैं, 6 कट्टे लग जाते हैं इसमें, जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आप 6 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 18 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि हिंज सपोर्ट दे रखा है तो इसलिए -1 कर रखा है, ताकि क्या है वो फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई अगर ठीक से कर रखी है तो एक और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं दोस्तों। फॉर्मूले का यूज़ करना जो है एग्जाम में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे फ्रेम को ओपन करना होता है पहले कट लगा करके, तो ये 6 कट हो जाते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 3 नंबर ऑफ रिएक्शन होती है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी फिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो यहाँ पे तो चूंकि हिंज सपोर्ट दे रखा था, अगर यहाँ पे रोलर सपोर्ट होता तो आपको -2 करना होता है इनकी जगह पे। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड नंबर का ऑप्शन। ये 16 जो है आंसर है इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन। ये बॉक्स में भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम नीचे चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। और तो दोस्तों जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं विद रिगार्ड्स टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एज द वाटर कंटेंट इज इंक्रीज्ड सो द कॉम्पैक्टेड डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग till a maximum dry density is achieved after which further addition of water decreases the density। तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जबकि the compacted density has a linear relationship with quantity of added water। तो कोई ऐसी linear relationship नहीं होती है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सेकंड नंबर का पॉइंट होगा। आपने देखा होगा ये पैराबोलिक सा कर्व होता है जो ऊपर की तरफ जाता है और फिर वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जाता है, पहले तो बढ़ती जाती है जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, उसके बाद में एक पॉइंट पे जा करके टॉप बन जाता है जिस पे ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसी तरह से ऑप्टिमल डेंसिटी हो जाती है, उसके बाद वापस से डाउन होने लग जाती है डेंसिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड नंबर का ऑप्शन, द बीम ओवरहैंग्स ओवर 2 सपोर्ट्स। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये रटने की तो जरूरत नहीं है इसको कोई रटने की, बट बहुत सिंपली आप समझ सकते हो कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो एक कोई डिटर्मिनेसी नहीं फाइंड आउट होती है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट नहीं हो पाता है वो। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R-S करके एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ रिएक्शन में से आप जब 3 जो है स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं उसको घटा देते हो तो आपको पता चल जाता है। तो फिक्स्ड में तो जो है वो 3 आ जाएगी एक्चुअली। और ओवरहैंग ओवर 2 सपोर्ट्स जो ये है थर्ड नंबर का ऑप्शन। सिर्फ दोस्तों ये थर्ड नंबर का ही ऑप्शन यहाँ पे बचेगा जिसमें जो है कोई इनडिटर्मिनेसी नहीं फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है, द टोटल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी ऑफ रिटर्डेंट्स ऑफ द पी इन जॉइंटेड फ्रेम शोन इन द गिवन फिगर इज।
तो ये देखो दोस्तों, ये फ्रेम दिया हुआ है और आपको क्या है कि टोटल डिग्री ऑफ रिडंडेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसका भी जो है ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा m-2j-r करके ये फॉर्मूला होता है। इससे तो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी निकलती है और r-s से जो होता है वो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हो, इसका आंसर जो है पहला होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो पहले नंबर का ऑप्शन है जिसका आंसर है 3, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है। ये काफ़ी लोगों को टफ लगते होंगे इस तरीके के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, द गिवन फिगर शोज अ पोर्टल ट्रस, द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर फोर्स इन मेंबर CH विल बी। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड नंबर का। ठीक है, अगर आपने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे होते हैं तो आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, अगर क्योंकि ये बिल्कुल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, ये थर्ड नंबर इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 में जो है दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल टाइप का है। इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कैलकुलेट करना था एट सी पे। ठीक है, तो इसका इसमें चूंकि बोला गया मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स की बात हुई है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 16 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, ये फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है 16 किलो न्यूटन इसका आंसर है। क्यों इसका आंसर 16 किलो न्यूटन है तो मैं बता देता हूँ। ये 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से और कुछ भी घटाओगे नहीं आप, ठीक है, यहाँ पे तभी जाकर के आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है सिंपल है, ये सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है, आप पढ़ोगे इसको आपको समझ आ जाएगा, ये यही सही ऑप्शन है। ठीक है, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द जॉइंट रिलेशंस आर टेकन एज अननोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एरिया विदाउट ट्रांसलेशन व्हेन द फार एंड फिक्स्ड। जब आपसे पूछा जा रहा है ना फार एंड फिक्स्ड के केस में, तो दोस्तों ऐसे में आंसर बहुत दिमाग में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए कि ये 4EI/L होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट पूछा जा रहा है, मोमेंट रिक्वायर्ड जो होता है टू रोटेट द नियर एंड। ठीक है, तो अगर मान लो फार एंड इज हिंज्ड होता तो क्या आंसर होता, तो आंसर होता 3EI/L, लेकिन यहाँ पे फार एंड इज फिक्स्ड है इसलिए आंसर होगा 4EI/L। फोर्थ नंबर का जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी 36 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्लेपेरेंस थ्योरम इज अप्लाइड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये पूरा ये बिल्कुल एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये दोस्तों क्लेपेरेंस थ्योरम जो है उसको ही हम 3 मोमेंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और 3 मोमेंट थ्योरम जो होती है वो फिक्स्ड और कंटिन्यूस बीम दोनों के लिए अप्लाई होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अ बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, कैंटिलीवर है। इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए सॉल्यूशन बताना आसान नहीं होगा इसका इस वीडियो में तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 38th। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, द शियर इक्वेशन फॉर द पोर्टल फ्रेम शोन इन फिगर विल बी। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो पहले नंबर का ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और आप इसके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये भी, पहले नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, 39th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस। इसका आंसर जो है दोस्तों थर्ड नंबर का ऑप्शन है 2, 4 और 5। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि ये जो रिडंडेंट दे रखा है ना दोस्तों ये इसमें नहीं चलता है, यहाँ पे स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस में यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चलती है। ठीक है, जबकि और ये स्टेटमेंट बाकी सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है पार्शियली बताया चूंकि उसने स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जबकि आंसर में डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट बहुत होगा। ठीक है, तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये पॉइंट सही है, तो आंसर जो है ये थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, 2, 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40th नंबर का क्वेश्चन है, इन अ पिन जॉइंटेड प्लेन frame consisting of straight members, the total strain energy U of the system will be expressed as U is equals to summation of P square L upon AE। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें समेशन ऑफ P square L upon में ट्वाइस AE था। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो असर्शन था, अब उस अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो A जो असर्शन है वही गलत हो जाता है। ठीक है, अगर असर्शन ही गलत हो गया तब तो आंसर फोर्थ नंबर का सही होगा, लेकिन अगर ये कंसीडरेशन लेकर के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन भी नहीं किया गया है कि इसमें इम्पैक्टेड लोडिंग है जो रैपिडली अप्लाइड होती है और दूसरी होती है ग्रेजुअली अप्लाइड। ठीक है,
तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी बदल जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी जो है ग्रेजुअली अप्लाइड के लिए पी स्क्वायर एल अपॉन में ट्वाइस ए ही होता है, लेकिन जब हम रैपिडली अप्लाइड करते हैं ना तो पी स्क्वायर एल अपॉन ए ही का फॉर्मूला यूज होता है। तो इसलिए मैंने इसमें पहला और चौथे को दोनों को कंसीडर करके चला है। तो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई सा भी ऑप्शन जो है सही हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है दोस्तों अगर ये इन्होंने कॉपी मारी होगी जो आरपीएससी लेक्चरर में, तो डेफिनेटली आंसर नंबर 1 सही होगा, ठीक है। अभी देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये है 41 नंबर का क्वेश्चन। इसमें ये दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फोर्स मेथड। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है वो तो एक स्टिफनेस मेथड है, ठीक है। जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों फोर्स मेथड की कैटेगरी में आते हैं। फोर्स मेथड को हम कंपेटिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं, और इसके अलावा जो स्टिफनेस मेथड होता है उसको इक्विलिब्रियम मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द वर्चुअल वर्क शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो इसका आंसर जो है दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन था यही था। इसमें ये 3 ओनली जो है थर्ड नंबर का ऑप्शन ये इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि इसमें बॉडी इन इक्विलिब्रियम होगा तभी तो सारे फोर्सेस जो है 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप सोच सकते थे। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट है सस्पेंशन ब्रिज विद अ 2 हिंज्ड स्टिफनिंग गर्डर इज। तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर टाइप के एग्जाम्स में। ऐसा ना सोचें कि इस पेपर के क्वेश्चन जो है किसी और में रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि यहीं से सीख मिलती है हमको कि हमको अपनी तैयारी को अपग्रेड करना है और आगे और अच्छे से लेकर के जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फॉर द कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर्स सीबी एंड सीडी आर रेस्पेक्टिवली। अब आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि अपन क्या होता है कि यहाँ पे आई अपॉन एल करके जो है रिलेटिव स्टिफनेस को निकालते हैं और फिर रिलेटिव स्टिफनेस से जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को निकाला जाता है। जैसे I/6 हो गया, इधर 2I/5 हो गया, ठीक है। तो अब जो है आप इसको इस तरीके से करोगे कि सॉल्व करोगे जैसा यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो 2I/5 अपॉन 2I/5 प्लस I/5 करोगे तो आपको जो है इस तरीके से 2/3 मिल जाएगा, और 1/3 भी इसी तरीके से मिल जाएगा जब आप सेकेंड साइड से करोगे इसको सॉल्व। तो इसका आंसर जो है दोस्तों फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है 2/3, 1/3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 45 नंबर का जो क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। तो कब एप्लीकेबल नहीं होता है, किन कंडीशंस में, इसके बारे में पूछा गया है। तो वो बताना है अपने को वो स्टेटमेंट। तो द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, तो ये सही है ऑप्शन, ठीक है। इसमें बात की गई है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पे अप्लाई होता है ये सुपरपोजिशन का लॉ। आपको ध्यान होगा कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब। दूसरा जो अजम्पशन लिया जाता है इसमें वो ये होता है कि सपोर्ट्स आर यील्डिंग, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है द स्ट्रक्चर इज बीइंग एनालाइज्ड फॉर द इफेक्ट ऑफ सपोर्ट सेटलमेंट। तो यहाँ सेटलमेंट की बात की है, जबकि सपोर्ट्स आर यील्डिंग होते हैं और जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट होता है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इस हिसाब से देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर है 4th नंबर का, ठीक है। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। अब आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो 46 नंबर के क्वेश्चन में जो है बताया गया है कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज द वन विच, इसका थर्ड ऑप्शन है, कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47 नंबर। द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी कैन बी यूज्ड टू एनालाइज अ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये जो इसके बाद में जो रीजन दिया हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसका पहले नंबर का ही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कोज्ड इन इट। अब आपको कैस्टिलियानो थ्योरम अगर सेकंड नंबर की पता हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। जैसे कि आपको डेल्टा कैलकुलेट करना हो या थीटा कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हो, डेल यू बाई डेल पी या फिर डेल यू बाई डेल एम, इसका यूज करके आप डेल्टा और थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। तो उस अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है और दोनों सही स्टेटमेंट है और बिल्कुल रीजन बिल्कुल क्लियर है जो असर्शन को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट नंबर का पॉइंट जो है परफेक्ट है, बिल्कुल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। अभी नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखते हैं। इसमें फिक्स एंड मोमेंट को मैच करवा रहे हैं लोडिंग केसेस के साथ में। तो जो लोडिंग सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है वो इस तरह से है कि ये आप देख सकते हो कि फिक्स्ड बीम में जो है एक तरफ तो W लोड दे रखा है, दूसरे में क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये बिल्कुल इस तरीके से क्या मैच होगा, ये WL/8 जो है A के लिए होगा और B के लिए WL/12 होगा। तो ये सेकंड नंबर का जो
ऑप्शन है यही सही आंसर है। 49 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं अपन। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, वही कैस्टिलियानो थ्योरम से ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जो कैस्टिलियानो फर्स्ट थ्योरम है वो मैच कर रहा है ये बी वाले पॉइंट से। बी का पहला है, ए और सी का जो है दूसरा है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे 50th नंबर के क्वेश्चन की दोस्तों, और ये इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो 50th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो है क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए एंड बी सी। तो वापिस से वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर का होगा यहाँ पे 1/4 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसको सॉल्व भी कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व भी दिखा रखा है, I/6 अपॉन I/6 प्लस I/2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके जो है इस क्वेश्चन को मतलब किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में हम जो है बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम उस नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आगे फ्यूचर में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनकी, जो राजस्थान में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या किसी अदर स्टेट्स में भी या कहीं पे भी एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उसके आंसर की इसको भी हम टाइमली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।